गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है AJIS एकेडमी पर। आज स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2018 के। ठीक है, तो 2018 के आए प्रश्न पत्र में से 2 या 3 प्रश्न हम कर चुके थे। अब आगे के प्रश्नों पर हम आते हैं, आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम अब उन्हीं टॉपिक्स को कंसंट्रेट कर रहे हैं या उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं पहले जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और उनसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। ठीक, तो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आया उस टॉपिक को हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, आपको पूरे उस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। और स्टूडेंट्स, आप सभी से मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ कम से कम इन पेपर्स को सॉल्व करते समय पूरा ध्यान दीजिए और इनको अच्छे से आप करिए, तो आपको आइडिया भी होगा कि नेक्स्ट जो पेपर आने वाले वो किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा आया था 2018 में, 2018 में, वो आया था पाश्चराइजेशन के ऊपर। मतलब जो मिल्क को हम पाश्चराइजेशन के थ्रू उसको हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाश्चराइजेशन जो होता है, पाश्चुरीकरण इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण का मतलब होता है आंशिक रूप से जो बैक्टीरिया वायरस मिल्क में या किसी भी सब्सटेंस में, देखो जनरली पाश्चराइजेशन जो है हम मिल्क से जोड़कर ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी पाश्चराइजेशन का नाम आता है तो हमारे ध्यान में केवल मिल्क मतलब दूध का ही ध्यान आता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें मिल्क ही ऐसा प्रोडक्ट है जो पाश्चराइजेशन की प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, जनरली तो हम सारी चीज़ें फ्रेश ही लाते हैं मार्केट से। ठीक है, बट मिल्क जो ऐसा होता है जो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में जो पैकेट वाला दूध जो हम यूज़ करते हैं, वो जो होता है वो पाश्चराइजेशन के थ्रू ही प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध का ही पाश्चराइजेशन हो सकता है। पहली चीज़, पाश्चराइजेशन किसी भी लिक्विड का हो सकता है जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हो, काफ़ी लंबे समय तक उसको यूज़ करना चाहते हो या उसको रखना चाहते हो। ठीक, जैसे कि देखो, पाश्चराइजेशन जो है लुईस पाश्चर ने ये जो मेथड है हमें बताई थी, और सबसे पहले उन्होंने ये मेथड किस पर अप्लाई की थी? रेड वाइन पर। ठीक है, रेड वाइन जो है हमारी, उसके ऊपर उसका उन्होंने पाश्चराइजेशन किया था। और देन फिर मिल्क के ऊपर तो बहुत बाद में इसका यूज़ होना शुरू हुआ था। बट आज के टाइम पर मिल्क जो है ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इस चीज़ से, इस प्रोसेस से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो पाश्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध में या किसी भी दूसरे पदार्थ में उपस्थित जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया या वायरस को या पैथोजेंस को आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली उनको किल किया जाता है। ठीक है, आंशिक रूप से उनको निर्जीवीकरण उनका किया जाता है। अब आंशिक रूप से निर्जीवीकरण कैसे हो सकता है भाई? जैसे या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो सकता है या वो लिविंग हो सकता है, मतलब या तो जिंदा होगा या मर जाएगा। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है? देखिए, आंशिक रूप का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, हमें पता है कि बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है, इवन स्पेस में भी हमें बैक्टीरिया और वायरस मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पोर्स बनाकर रहते हैं। स्पोर्स का मतलब होता है कि एक सुरक्षा कवच होता है उनके चारों तरफ। इस तरह से सुरक्षा कवच होता है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया और या वायरस जो है अपने आप को कवर कर लेता है, अपने आप को ढक लेता है। ठीक है, तो जो वायरस या जो बैक्टीरिया उस सुरक्षा कवच से, उस शील्ड से बाहर है, वो तो पाश्चराइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा? मर जाएगा। ठीक है, बट जो स्पोर्स हैं भाई, दूध में दोनों ही चीज़ें होती, स्पोर्स भी होते हैं वायरस का और जो है नेकेड वायरस भी होता है, मतलब बिना शील्ड वाला वायरस भी होता है और साथ में उसके स्पोर्स भी होते हैं। तो अगर स्पोर है मिल्क के अंदर तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं पाश्चराइजेशन में। ठीक है, केवल वो क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और जो नेकेड वायरस हैं, मतलब कि जो वायरस स्पोर के अंदर नहीं है, उनके सुरक्षा कवच के अंदर नहीं है, वो वायरस पाश्चराइजेशन में किल हो जाते हैं। तो आंशिक निर्जीवीकरण का मतलब ये हुआ कि जो स्पोर्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। भाई, कोई भी चीज़ सक्रिय कब होती है? जबकि उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो उसके फेवरेबल हो, मतलब कि वो अपने आसपास के वातावरण में जब उन परिस्थितियों को महसूस करता है जो उसके जीने के लिए आवश्यक हैं, तो वो वापस से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा ना कि पोलर बेयर्स या जो भी बेयर्स होते हैं, भालू होते हैं, वो ठंड के दिनों में सो जाते हैं, लंबी नींद लेते हैं।
मतलब 3 या 4 महीनों के लिए वो सो जाते हैं, हाइबरनेशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, शीत निद्रा। तो शीत निद्रा में वो क्या करते हैं कि भाई बाहर ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें कि वो जो बेयर है, जो भालू है, वो जिंदा नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो अपने आप को कवर करके, ठीक है, किसी भी जमीन के अंदर गुफा वगैरह में चले जाते हैं, और वो जो पीरियड है जबकि बाहर की कंडीशन फेवरेबल नहीं है, वो अपने आप को जमीन के अंदर ही रखते हैं, सोते हुए बिताते हैं, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी एक्टिव होगा जबकि उसकी फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर जब हम दूध को गर्म करते हैं एक निश्चित तापमान पर, अभी आगे वो प्रक्रिया भी हम देखने वाले हैं कि कैसे होता है, तो वो बैक्टीरिया का जो स्पोर्स है उसकी फेवरेबल कंडीशंस जो है ग्रो करने की, बैक्टीरिया के ग्रोथ की जो फेवरेबल कंडीशंस है, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए वो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, और जो बैक्टीरिया बाहर है शील्ड से वो मर जाते हैं, ठीक है। बात क्लियर है इतनी। तो पाश्चराइजेशन की प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित ताप पर दूध को या किसी भी लिक्विड को उबालने के बाद उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर आप उसको बॉईल करोगे एक निश्चित ताप पर, और फिर उसको तुरंत ठंडा कर दोगे, ठीक है। तुरंत ठंडा करने से क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, मतलब कि यहाँ पर तापमान का बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। भाई जैसे आपने उबाला, मान लीजिए उसको 60 डिग्री या 70 डिग्री पर बॉईल किया मिल्क को, और फिर सडनली उसको 5 डिग्री या 4 डिग्री पर आपने ठंडा कर दिया, मतलब उबले हुए दूध को डायरेक्ट आपने कहाँ रख दिया, फ्रीजर के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर एकदम से डाउन होगा, और एकदम से टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टेम्परेचर का सडनली जो वेरिएशन होता है, तापमान में अचानक परिवर्तन को वो सहन नहीं कर पाता है, और इसीलिए उसकी जो स्पोर्स है वो कैसे हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। भाई जैसे कि हम लोग हैं, मान लीजिए अगर हमें भी मान लीजिए कि दिन के समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में अचानक ठंड हो जाए, जैसे डेजर्ट में होता है, रेगिस्तान में होता है, तो हम लोग भी उसे सहन कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, तापमान का जो अंतर है, वो अगर कम होगा तो ही हम उसे सहन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी भी क्या हो सकती है, हम भी डीएक्टिवेट हो सकते हैं, हमारे भी कई सारे ऑर्गन काम करना बंद कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए बैक्टीरिया वायरस भी इस टेम्परेचर वेरिएशन को सहन नहीं कर पाते हैं, और इसी की वजह से वो निष्क्रिय हो जाते हैं, मर जाते हैं। बट थोड़े दिन के बाद, ठीक है भाई, हमने कहा कि सिर्फ निष्क्रिय हुए, मरे नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद क्या होगा, वापस से फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी क्या है, एटमॉस्फेयर में भी बैक्टीरिया वायरस भरे पड़े हैं हवा के अंदर। अब दूध को अगर आपने सील्ड कर दिया, पैक कर दिया, तो बात अलग है कि वो 2-3 महीने तक हो सकता है रह जाए, बट अगर आपने किसी भी कंटेनर में दूध फ्रीजर में भी रखा है, तो हमें पता है कि दिन में हम कितनी बार फ्रिज खोलते हैं, तो हवा तो अंदर जाती है, तो हवा के थ्रू वो फेवरेबल कंडीशंस और फैक्टर्स जो है उस मिल्क में जो स्पोर्स डीएक्टिवेट है उन तक वापस पहुंच जाते हैं, और इसीलिए फिर वो दूध जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पाश्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को उबाल कर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और सबसे पहला इसका जो प्रयोग है वो रेड वाइन पर किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखो, तो पाश्चराइजेशन के 3 मेथड है। हम यहाँ पर 3 तरह से मिल्क को पाश्चराइजेशन की प्रोसेस उसकी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो पहला मेथड जो है हमारे पास वो है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है LTH, ठीक है। M बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे LTH बोला जाता है इसे, मतलब कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, लो टेम्परेचर है, मतलब कि दूध को यहाँ पर सबसे कम तापमान पर इन तीनों मेथड में से सबसे कम टेम्परेचर पर उसको यहाँ पर हम जो है गर्म कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम कि 62.8, ठीक है, 62.8 डिग्री पर 30 मिनट के लिए, देखो दोनों चीजें जरूरी है, लो टेम्परेचर और यहां पर साथ में टाइमिंग भी बहुत जरूरी है कि कितनी देर तक गर्म करो भाई, अदरवाइज तो क्या होगा, दूध जली जाएगा अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा देर तक अगर उसको गर्म किया, और अगर आपने कम टाइम के लिए उसको बॉईल किया या गर्म किया तो क्या होगा कि हमारा पाश्चराइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो एग्जैक्ट टाइम है 30 मिनट, ये हमें किसने बताया था, ये लुई पाश्चर ने बताया था, ठीक है। तो उन्होंने बताया 3 तरह की प्रोसेस कि 62.8 डिग्री पर अगर 30 मिनट के लिए मिल्क को गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको तुरंत ठंडा कर दो। कितने डिग्री तक ठंडा करना है, 5 डिग्री तक, ठीक है, 5 डिग्री तक उसको वापस से ठंडा कर दो। तो अब आप देखोगे
कि जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो 62.8 डिग्री से सीधा कहाँ पर आ रहा है, 5 डिग्री पर आ रहा है। तो जो तापमान का इतना अंतर हो रहा है, उस अचानक आए हुए अंतर की वजह से यहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर इस मेथड से जो आप मिल्क को प्रिजर्व कर रहे हो या पाश्चराइजेशन कर रहे हो, वो जो मिल्क है वो केवल 24 आवर्स के लिए, मतलब 24 घंटों के लिए, एक दिन के लिए वो सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। एक दिन के बाद अगर फिर से आपने उसको पाश्चराइजेशन की प्रोसेस से नहीं गुजारा या आपने उसका यूज़ नहीं किया तब तक, तो वो मिल्क जो है वो खराब हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर साथ में टाइमिंग भी बता रहे हैं हम कि 62 डिग्री पर 62.8 डिग्री पर 30 मिनट के लिए उसको गर्म करो और फिर उसको तुरंत ठंडा कर दो 5 डिग्री तक, और इस प्रक्रिया के द्वारा आप 24 घंटे तक दूध को सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। इसे बोला जाता है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, मतलब कम तापमान है बट टाइमिंग यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तापमान कम है पर टाइमिंग ज़्यादा है, फाइन। तो ये पहला मेथड हो गया हमारा। अब देखो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं। इस मेथड का यूज़ जो होता है वो इंडस्ट्रीज़ में नहीं होता है। इस मेथड का जो यूज़ है वो हम हमारे घरों में करते हैं, हालांकि वो चीज़ हमें पता नहीं होती है कि हम ये पाश्चराइजेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है, क्योंकि हम उसमें कोई थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र नहीं करते हैं कि 62.8 डिग्री, हम उसको 60 से 65-70 डिग्री तक उसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने दूध गर्म करके रखा, उसके बाद भी वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जितना टेम्परेचर उसको रिक्वायर है, ठीक है, वो टेम्परेचर आपने उसको नहीं दिया है, ठीक है। भले ही वो उबल गया है, आपने उतना टाइमिंग नहीं दिया है या फिर आपने उतना टेम्परेचर नहीं दिया है। और फिर इसमें एक और फैक्टर आता है कि मिल्क जो है वो डेली का प्रोडक्ट होता है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनसे हम डेली दूध निकालते हैं, तो हर दूध के सैंपल में बैक्टीरिया वायरस का जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो पाश्चराइजेशन करने से पहले आपको उस दूध का सैंपल चेक करना पड़ता है कि भाई इसमें कितने पैथोजेंस या कितने बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है, उसके हिसाब से फिर आपको उसकी टाइमिंग सेट की जाती है, ठीक है। और ये सारा जो काम है ये केवल बड़ी बड़ी लैब्स में ही हो सकता है, डेली लाइफ में हम इसे नहीं कर सकते। हम तो जनरली उसको उबाल करके और रख देते हैं, उसको हम प्रॉपर ठंडा भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। डेली लाइफ में तो हमने दूध लिया और 10-12 घंटे में उसका पूरा यूज़ हम, फाइन। तो ये पहली मेथड है जिसका उपयोग जो है वो ज़्यादातर स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज में या फिर ऐसी जगहों पर किया जाता है जैसे जो फार्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जहां पर दूध सेलिंग के लिए प्रोडक्शन होता है दूध का, ऐसी जगहों पर इस मेथड का यूज़ जो है वो किया जाता है। जो पैकेट वाला दूध होता है वो इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैकेट जो होता है वो 2 से 3 दिन 4 दिन भी पुराना हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये कहाँ पर यूज़ हो सकती है, फार्म्स में, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रख करके और दूध निकाल करके बेचा जाता है। चलिए, तो ये पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड है हमारी हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। तो नाम से ही क्लियर है इसके कि इसमें टेम्परेचर कैसा रखना है, हमें हाई रखना है, मतलब ज़्यादा रखना है, तापमान उच्च रखना है। उच्च तापमान कितना, 62 से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पर 10 डिग्री, 72.8 डिग्री, यहाँ पर 62.8 था, अब यहाँ पर कितना है 72.8 डिग्री, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में आप एक और चीज़ सुन लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहीं कहीं पर यहाँ पर 62, 63 या 65 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा अलग अलग बुक्स में, ठीक है। और यहाँ पर भी 72 से 75 के बीच में जो है आपकी रेंज मिल सकती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दूध का सैंपल हर जगह अलग अलग होता है, इसीलिए हो सकता है कि टेम्परेचर में भी वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की वहां पर जरूरत नहीं है। तो 72.8 डिग्री पर केवल 15 सेकंड के लिए इसको उबाला जाता है या गर्म किया जाता है। 72.8 डिग्री पर केवल कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। मतलब कि इसमें टेम्परेचर तो ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, बट टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। टाइमिंग कितनी है, कम है। तो 15 सेकंड के लिए ही आपको इसको बस बॉईल करना है या उबालना है या गर्म करना है। अब इस तरह जो पाश्चराइजेशन आपने किया है, वो जो मिल्क है या वो जो प्रोडक्ट है वो 2 से 3 दिन तक आप उसको रख सकते हो, ठीक है। मतलब कि 2 से 3 दिन मतलब
48 आवर्स या 72 आवर्स के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो या रख सकते हो, तब तक वो खराब नहीं होगा। किस मेथड के थ्रू कि 72 पर आपने गर्म किया और फिर 4 डिग्री पर उसको ठंडा कर दिया। यहाँ पर 5 डिग्री तक हम उसको ठंडा कर रहे थे, यहाँ पर कितने तक करना है, 4 डिग्री पर उसको ठंडा कर दिया। तो इस मेथड को बोला जाता है हाई टेम्परेचर वाली मेथड है, उच्च तापमान पर। किससे उच्च, पहली वाली मेथड से उच्च। ठीक, तो ये दो तरह की मेथड हो गई। अब ये जो आपका प्रोसेस है ये कहाँ पर यूज होता है, ये जो प्रोसेस है ये जनरली यूज होता है, जो पैकेट वाला दूध होता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, जो भी पैकेट हम डेली यूज करते हैं, चाहे वो अमूल का हो, चाहे वो सांची का हो, चाहे वो किसी भी वॉटेवर कोई भी कंपनी हो, तो मिल्क जो है हमारे नियरेस्ट जो भी प्लांट होता है वहां से हम तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का टाइम लेता है। तो उतने टाइम तक के लिए उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है उन्हीं पैकेट वाले दूध के लिए। ठीक है, जो कि पैकेट आते हैं जो कि 2-3 दिन में हम यूज़ कर लेते हैं, उन पर डेट भी लिखा हुआ आता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि दूध का जो पैकेट होता है, वो जो पाउच होता है उसके ऊपर डेट लिखा हुआ होता है। तो जैसे मान लीजिए आज का डेट लिखा है, मतलब कि वो 24 आवर पहले पैक हो चुका है। ठीक है, तो उसको 2 से 3 दिन तक हम रख सकते हैं। फाइन। अगली जो मेथड है हमारी वो है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड, मतलब कि यहाँ पर तापमान और ज़्यादा आपको रखना है। तापमान कितना ज़्यादा रखना है, तापमान रखना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि यहाँ पर लगभग डबल टेम्परेचर हो गया, दुगना तापमान हो गया। ठीक है, यहाँ पर 70 था, 72 था, यहाँ पर 140 हो गया, मतलब सीधा सीधा डबल हो रहा है ये। तो अब देखो कि पर यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो गया है। 140 डिग्री टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, पर कितने टाइमिंग के लिए, केवल 4 सेकेंड के लिए। ठीक है, केवल 4 सेकेंड के लिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप करोगे तो क्या होगा कि जो दूध के जो न्यूट्रिशियंस वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगी। दूध में जो पोषक तत्व उपस्थित है वो भी क्या हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमने पहले से ही ले रखा हुआ है। तो इसलिए तापमान अगर ज़्यादा है तो टाइमिंग कम रखना है, तापमान अगर कम है तो टाइमिंग ज़्यादा रखनी है। ठीक, और ये जो आपका पूरा जो पाश्चराइजेशन का प्रोसेस होता है ये 2 से 3 महीने तक दूध को, मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, 2 से 3 महीने तक, मतलब कि आपके 60 से 90 दिन तक ये दूध आपका खराब नहीं होगा। और इस तरह का जो दूध है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इस तरीके का जो दूध है वो जो बॉटल्स वाला पैक्ड मिल्क होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा ना कि कोल्ड ड्रिंक की तरह पैक्ड मिल्क आता है अमूल का, ठीक है, या फिर दूसरी किसी भी कंपनी का, तो वो जो बॉटल में पैक्ड मिल्क होता है उसको 2 से 3 महीने तक हम यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में उसको रखा जा सकता है, वो खराब नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पाश्चराइजेशन है वो कौन सी मेथड से हुआ है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड से। यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन आप देखोगे तो कितना ज़्यादा है, 136 डिग्री का वेरिएशन है। यहाँ पर 140 है, यहाँ पर केवल 4 है, तो 136 डिग्री का वेरिएशन है। 136 डिग्री में तापमान में अंतर हो रहा है, गिरावट हो रही है अचानक से। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि ये तो हमने बात कर ली कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ये सारी मेथड्स है जिनके ज़रिए हम दूध को या किसी भी दूसरे प्रोडक्ट को पाश्चराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो टेम्परेचर मिल्क के लिए है ज़रूरी नहीं है वही टेम्परेचर दूसरों के लिए भी, दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी हो। सबका टेम्परेचर अलग अलग है, क्योंकि सब में अमाउंट ऑफ जो बैक्टीरिया और वायरस है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हमने लिखी है केवल किसके लिए लिखी है, मिल्क के लिए लिखी है, क्योंकि मिल्क ही हमारे सिलेबस में है। अब आगे देखो कि जब मिल्क पाश्चराइजेशन की प्रोसेस से गुजर चुका है, मतलब उसका पाश्चराइजेशन हो चुका है, कूलिंग हो चुकी है, देन उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। ठीक है, जो जनरली हमें नहीं पता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बनाती है, चाहे वो दूध हो या फिर कोई भी दूसरा प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो जब खाने पीने से लेकर यूज़ करने वाली कोई भी चीज़ हो, सब में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो क्यूसी जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, वो उस पाश्चराइजेशन प्रोसेस वाला जो मिल्क है उस मिल्क का सैंपल लेता है, फिर उसमें ये टेस्ट किया जाता है कि भाई इसमें वाकई में जो हमने पाश्चराइजेशन किया है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसे टेस्ट करने के कई सारे तरीके हैं। भाई उसका सैंपल लेकर ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि उसमें बैक्टीरिया वायरस है या किल हो गए, माइक्रोस्कोप में भी देखा जा सकता है, अलग अलग केमिकल डालकर उनका टेस्ट किया जा सकता है। तो उसी में से एक टेस्ट होता है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट।
ये जो मिथाइलिन ब्लू टेस्ट है ये श्योर करता है कि जो दूध की क्वालिटी है वो कैसी है, वो परफेक्ट है, मतलब मार्केट में भेजने के लिए दूध आपका तैयार है। मिथाइलिन ब्लू टेस्ट के जरिए उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, उसकी क्वालिटी को जो है प्रूफ किया जाता है। फिर पाश्चराइजेशन ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है वो भी टेस्ट किया जाता है। पाश्चराइजेशन ठीक तरीके से होगा तो ऑब्वियसली दूध की क्वालिटी कैसी होगी, बढ़िया होगी, मिल्क का जो क्वालिटी है वो अच्छा होगा। तो पाश्चराइजेशन के प्रोसेस को चेक करने के लिए भी 3 तरह के टेस्ट है, एक तो फॉस्फेट है, दूसरा है स्टैंडर्ड प्लेट टेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो कि पूछा जा चुका है ये है कोलीफॉर्म टेस्ट। ठीक है, कोलीफॉर्म टेस्ट जो होता है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाश्चराइजेशन को अश्योर करने के लिए या पाश्चराइजेशन की टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट यूज होता है उन्हीं में से एक टेस्ट कोलीफॉर्म टेस्ट होता है। तो इसे आप बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि पाश्चराइजेशन से लेकर के, और हमने बात कर ली यहाँ पर उनके टेस्टिंग तक। उसके बाद जो है उस बैच को, उस दूध को जो है पैक कर दिया जाता है। देखो एक बार फिर से आप उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही दूध फार्म से आता है सबसे पहले उसका फैट टेस्ट होता है। दूध में जो फैट होता है उसको टेस्ट किया जाता है, उसके सैंपल को टेस्ट किया जाता है। देन उसके बाद उसको जो है हमारी जो डेयरीज होती है बड़ी बड़ी, उन डेयरीज में उनको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, या वो डेयरी ही उनका सारा टेस्ट करती है। देन उसके बाद पाश्चराइजेशन के पहले जो फैट होता है उसको निकाल लिया जाता है। भाई जितने अमाउंट में आपने देखा होगा ना कि अलग अलग कैटेगरी का दूध आता है, एक मतलब ब्लू कलर का आता है, फिर एक येलो कलर वाला पैकेट आता है, और एक आता है गोल्डन वाले, गोल्ड जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है। तो वहाँ पर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जो है फैट को निकाल करके और जिस भी क्वालिटी का उनको दूध बनाना होता है वैसा सैंपल तैयार करके, पूरा बैच तैयार करके उसको पाश्चराइजेशन की प्रोसेस से पूरा गुजार करके, और फाइनली फिर उस दूध की सारे बैच के सारे क्वालिटी टेस्ट करके और उसको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, और पैक करने के बाद मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो ये पाश्चराइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया था वो आया था विटामिन सी से रिलेटेड। पूछा गया था पेपर के अंदर कि विटामिन सी की कमी के क्या लक्षण होते हैं, या विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में उसकी डिफिशियंसी है, उसकी कमी है, तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब क्या था, सबसे पहले देखो कि विटामिन सी का जो नेम होता है, केमिकल नेम जिसको हम बोलते हैं वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी या विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। पहली चीज ये हो गई। फिर अब हम बात करें कि इसकी डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स है या इससे होने वाली बीमारियां क्या क्या हो सकती है, तो उन पर हम बात करते हैं। देखो इतना तो सभी को पता है कि जो भी विटामिन हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं या फिर दूसरे आपके मैक्रो न्यूट्रिशंस हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सभी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो उन्हीं में से विटामिन सी अब क्या क्या चीज़ों में यूज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो देखो कि अगर विटामिन सी की आपकी बॉडी में कमी हो गई तो क्या होगा, विटामिन सी की कमी अगर होगी तो ड्राई एंड रफ स्किन, आपको जो है आपकी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, ड्राई एंड रफ, मतलब सूखी और खुरदुरी जो त्वचा है आपकी, वो किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा भी मान लीजिए रफनेस आया तो आप सोचोगे कि विटामिन सी की कमी हो गई। ठीक है, ये पूरी बॉडी में होता है, क्योंकि विटामिन सी देखो ठंड के दिनों में वैसे भी जनरली सबकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, बट वो ऐसे हिस्सों में होती है जो ज़्यादातर खुले होते हैं, जैसे हमारा हाथ है या जो हमारा फेस है, जो बॉडी हमारी कवर होती है उसमें जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर विटामिन सी की कमी है आपके अंदर तो पूरी बॉडी में जो है वो एक जैसा ही लगभग इफेक्ट आता है। और विटामिन सी की कमी से सबसे पहला जो सिम्टम है या जो बीमारी जिसको हम डिसीज बोल सकते हैं वो होती है ड्राई स्किन और रफ स्किन की। ठीक, फिर अगला देखो कि कोलेजन उत्पादन, कोलेजन तंतु होते हैं, सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर, उनके प्रोडक्शन के लिए भी, कोलेजन फाइबर्स के प्रोडक्शन के लिए भी जो है विटामिन सी की ज़रूरत होती है, उसके बिना कोलेजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर भी ये ज़रूरी होता है। तीसरा है आपकी अगर डाइट सही नहीं है, मान लीजिए कुछ दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, ठीक है, अगर सुबह का खाया है तो शाम को भूख नहीं लग रही है या प्रॉपर आपको भूख लगी नहीं रही है कुछ दिनों से, तो वो भी एक सिम्टम्स होता है
कि आपके अंदर विटामिन सी की जो है वो कमी है, क्योंकि अगर खाना आप ढंग से नहीं खा पा रहे हैं तो वो सारी बीमारियां वहीं से शुरू हो जाएंगी। फिर वीकनेस होगी तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली जो भी आपके डिजीज़ है या बीमारियां हैं वो आसानी से आपको जो है अटैक कर सकती हैं। तो खराब डाइट या फिर आपको कोई बुरी आदतें हैं जैसे शराब या धूम्रपान, जो भी स्मोकिंग करना, तो तब भी आप में विटामिन सी, भाई देखो ये चीज़ें तो वैसे ही बुरी होती हैं, सभी को पता है कि अगर इनका यूज़ अगर आप करते हो तो जनरली बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट होगा। ठीक है, तो विटामिन सी हो या कोई दूसरा भी न्यूट्रिशंस हो, वो सबकी वैल्यू को ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला देखो, तो अगर विटामिन सी की आपके अंदर डिफिशियंसी है, कमी है, तो आपको अगर कोई किसी भी तरह का चोट लगती है तो वो चोट जल्दी भरती रही है। ठीक है, धीरे धीरे जख्मों का धीरे धीरे भरना। ठीक है, आपको कोई भी अगर इंजरी हुई है, कहीं पर आपकी हाथ कट गया या शेविंग करते समय आपका जो भी है ब्लेड लग गया, तो वो जो इंजरी है वो आसानी से भरेगी नहीं। भाई अगर एक हेल्दी पर्सन है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अंदर जो है फटाफट ये काम हो जाता है। 1-2 दिन के अंदर अगर छोटी मोटी कोई चोट लगी है तो वो अच्छी हो जाती है। बट अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो वो चोट जल्दी अच्छी नहीं होगी। ये प्रॉब्लम शुगर पेशेंट के साथ भी होती है। शुगर की बीमारी जिनके साथ होती है, ठीक है, जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा वेरिएट करता है, उनकी भी जो चोटें होती, जो घाव होते हैं, वो आसानी से भरते नहीं है। तो यही लक्षण जो है विटामिन सी की कमी में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जख्मों का ठीक होना, क्योंकि भाई घाव का भरना या जख्मों का ठीक होना एक मिलीजुली प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के द्वारा होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहीं पर हमारे घर की दीवार कोई टूट गई, तो अब उस दीवार को वापस बनाने के लिए हमें वो सारी चीज़ें चाहिए। भाई ईंट भी चाहिए, आपको जो है वहाँ पर प्लास्टर करने के लिए सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी नहीं होगी तो क्या वो प्लास्टर या वो दीवार, टूटी दीवार को हम ठीक कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही जब हमारी बॉडी में कोई भी ब्रेकेज होता है, कहीं पर भी चोट लगती है, तो उसको प्रिपेयर वापस से उसको बनाने के लिए उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उनमें से किसी भी एक की कमी हो रही है तो मतलब घाव आसानी से नहीं भरेंगे। ठीक, अगला देखो कि घाव तो आसानी से नहीं भर रहे हैं, पर साथ में आसानी से चोट लग रही है आपको। थोड़ी सी भी आपको टक्कर लग गई, कहीं पर कुछ भी रगड़ आपके हाथों में या कहीं पर भी बॉडी पर लग जाती है, तो तुरंत वहां से जो है ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कि आपकी जो स्किन है वो भी वीक होती जा रही है। चोट आपको आसानी से लग रही है, आसानी से आपकी स्किन फट रही है या कट रही है। फाइन, ये भी विटामिन सी की कमी का एक बहुत ही जो है मेजर सिम्टम्स है या लक्षण है और डिसीज भी है। अगला देखो, तो बालों का जो रंग है वो लाल होता जाता है। हेयर फॉलिकल्स जो हैं आपके वो कैसे हो रहे हैं? रेड कलर के हो रहे हैं, लाल कलर के हो रहे हैं। मतलब जो भी आपका नेचुरल कलर है बालों का, ठीक है, उससे अगर आपका कलर चेंज हो रहा है तब भी वो क्या शो कर रहा है? तब भी वो ये शो कर रहा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ डिफिशियंसी है, किसी विटामिन की या किसी दूसरे न्यूट्रिशंस की। बात समझ में आई? तो विटामिन सी की कमी से बालों का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और दूसरा एक और है बालों से रिलेटेड इसका, कि बालों का स्प्रिंग की तरह मुड़ जाना। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होता है इस तरह से, जो कर्ली हेयर होते हैं ना, घुंघराले बाल जिनके, वो एक अलग चीज़ है। बट जिसको विटामिन सी की कमी है, भाई मान लो उसके बाल पहले तो ठीक ठाक थे, बाद में जब उसको डिफिशियंसी हुई तो उसके बाल कैसे होने लगे? स्प्रिंग की तरह मुड़ने लगे या रोल होने लगे। देन वो भी कैसा है? वो भी इंडिकेट करता है, वो भी ये सूचित करता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो चुकी है। ठीक है, तो अब कमी हो चुकी है तभी बालों में जो है इस तरह की जो स्प्रिंग की तरह रोलिंग होना शुरू हो गई, कॉइलिंग होना। अब उसको रोलिंग से अच्छा हम कॉइलिंग बोल सकते हैं, कुंडली की तरह बनना वो शुरू हो गया। ठीक है, फिर अगला देखिए कि आपको जोड़ों में दर्द एवं सूजन महसूस होगी। जो भी आपके जॉइंट्स हैं, चाहे वो नी जॉइंट हो, यहाँ पर ये वाला जॉइंट हो या फिर शोल्डर जॉइंट हो, जितने भी आपके जोड़ है वहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो कोलेजन फाइबर है उसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है? विटामिन सी कर रहा है। तो कोलेजन फाइबर्स हर जॉइंट में आपके प्रेजेंट है। अगर कोलेजन फाइबर अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, हेल्दी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ों में दर्द और जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग या सूजन भी आपको दिखाई दे सकती है। फाइन, अगला देखिए जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स है कि मसूड़ों से खून आना। ठीक है, या आपके जो टीथ है, दांत है,
वो टूटने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, क्योंकि जब मसूड़े वीक हो जाएंगे, आपके गम जो है आपका वो वीक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो आपका टीथ है वो उसी में तो होता है, तो वो भी कैसे होने लगेंगे, गिरने लगेंगे। और इन सबसे पहले क्या होता है कि आपका माउथ से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जिसको भी विटामिन सी की कमी होती है वो चाहे कितना भी ब्रश कर ले उसके मुंह से स्मेल आती ही है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो उसके अंदर कमी, उसके अंदर इफिशियंसी, उसकी डिफिशियंसी हो चुकी है। तो वहाँ पर वो पहले तो स्मेल आना शुरू होगी, देन उसके बाद क्या होगा कि जो आपके गम से मसूड़े हैं उनसे खून आना शुरू हो जाएगा, और फाइनली फिर आपका जो टीथ है, जो दांत है, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये भी विटामिन सी की जो है एक लक्षण होता है। अब अगला क्या है, नाखूनों पर धब्बे होना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा ही होगा कि जनरली अगर डॉक्टर, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारे नाखूनों को भी इस तरह से चेक करता है, ठीक है। तो उसमें क्या, अगर आपके नाखूनों में वाइट कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, उसका मतलब है कि आपके अंदर जो है किसी ना किसी विटामिन की कमी या डिफिशियंसी हो चुकी है। तो वो भी सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है, और वो सिम्टम सबसे पहले आता है। ये जो नाखूनों पर जो सिम्टम्स है ये सबसे पहले आ जाता है। भाई ये जितने भी सिम्टम्स है ये तो बहुत बाद में आएंगे, ठीक है, बट स्किन और जो आपके नाखून है ये सबसे पहले आपको बता देंगे कि आपके अंदर जो है वो विटामिन सी की या किसी भी दूसरे विटामिन की कमी हो चुकी है। और सबसे पहले आपको अपने नाखूनों को ही चेक करना चाहिए, और वो ही आपको सब बता देंगे कि आपके अंदर विटामिन की कमी हो चुकी है। तो नाखूनों पर धब्बे आना। अगला देखिए कि कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। अब सारी चीज़ें बॉडी में वीक हो रही है तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं उनसे बचाता है, ठीक है। भाई हमारी बॉडी में भी क्या होता है, रोज़ डेली हज़ारों बैक्टीरिया, वायरस अंदर बाहर होते रहते हैं, क्योंकि हम हवा में रह रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, उससे भी बैक्टीरिया, वायरस अंदर जा सकते हैं, या पानी पी रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, सभी से, या स्किन के ऊपर ही हमारे हज़ारों बैक्टीरिया होते हैं। बट क्या हम रोज़ बीमार पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन वायरस, उन पैथोजन से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ता रहता है, उनको किल करता रहता है, उनको निष्क्रिय करता रहता है, उनको डीएक्टिवेट करता रहता है, ठीक है। बट अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ वहां पर शुरू कर देगा, वायरस, जो भी डिजीज का वायरस है वो उसकी ग्रोथ शुरू कर देगा, और देन फाइनली हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। और बीमार अगर हम पड़ जाते हैं तो और ज़्यादा वीकनेस बढ़ेगी, ठीक है, और वीकनेस बढ़ने से ये जो सिम्टम्स है ये और ज़्यादा उभर कर सामने आएंगे, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का मजबूत होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। भले ही बॉडी में दूसरी चीज़ों, दूसरी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो वेरिएट हो सकती हैं, बट इम्यून सिस्टम वीक नहीं होना चाहिए। और अभी तो हमें पता ही है कि जो भी आपके आसपास का सिनारियो चल रहा है उसमें इम्यूनिटी की ही बात कर रहे हैं सब लोग, है ना। तो इम्यूनिटी आपकी मजबूत होनी चाहिए, और वो कैसे मजबूत होगी, प्रतिरक्षा तंत्र कैसे मजबूत होगा, विटामिन सी की या किसी दूसरे विटामिन की कमी आप में नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये भी एक उसका लक्षण है कि अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, आसानी से आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, ठीक। अगला देखिए कि इसमें आयरन की कमी मतलब एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी की अगर आप में कमी हो गई तो मतलब आप में आयरन की भी कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आयरन को होल्डिंग के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, और अगर विटामिन सी नहीं है तो आयरन होल्ड नहीं करेगा, और होल्ड नहीं करेगा मतलब उसकी कमी होना आप में शुरू हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आयरन की भी डिफिशियंसी, आयरन की भी कमी हो जाती है, ठीक है। और आयरन की कमी को ही हम जनरली क्या बोलते हैं कि खून की कमी हो गई आपकी शरीर के अंदर, ठीक है। बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी मतलब खून की कमी होना शुरू हो जाती है, मतलब कि वीकनेस आना शुरू हो जाती है। ब्लड अगर बॉडी में प्रॉपर नहीं बन रहा है या कम मात्रा में बन रहा है तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, वीकनेस आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो ये तो सब बातें हो गई कि डिफिशियंसी होती है या विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि भाई एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कितना विटामिन सी जरूरी होता है। तो देखिए अगर मेल है तो एक एवरेज मेल को 90 मिलीग्राम, ठीक है, मतलब कि 90 मिलीग्राम विटामिन सी जो है वो डेली उसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब विटामिन सी उसको 90 ग्राम दिन भर में चाहिए।
और अगर वहीं वुमेन है, फीमेल है, तो उसको 75 मिलीग्राम जो है विटामिन चाहिए। अब देखो, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई हम कोई भी फ्रूट लेते हैं, या मान लो जैसे हमने कहा कि भाई ऑरेंज है, तो ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। तो अब हम, ऐसा तो है ही नहीं कि हम मिलीग्राम देखकर खा रहे हैं कि भाई एक ऑरेंज से हमें मान लो 30 मिलीग्राम मिला तो हमने 3 ऑरेंजेस खा लिए, ठीक है। तो ऐसा हम मिलीग्राम में मेजर करके कोई भी चीज़ खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं भाई। हमें मान लीजिए अच्छा लग रहा है तो हमने 3-4 ऑरेंज जो है खा लिया, या 2-3 ग्लास ऑरेंज का जूस पी लिया दिन भर के अंदर, तो वहाँ पर तो फिर इनटेक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब चाहिए तो 90 ग्राम है, 90 मिलीग्राम है, सॉरी, तो 90 मिलीग्राम चाहिए, पर आपने मान लो 200 मिलीग्राम ले लिया, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा कि भाई जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो भी है आपका विटामिन है, उसको बॉडी क्या करती है? एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। तभी तो हमारी बॉडी में चीज़ें मैनेज हो रही है कि भाई ज़्यादा अगर आ रहा है तो बॉडी का काम उसको बाहर निकालना भी है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता बॉडी इसको बाहर नहीं निकालती तो फिर क्या होता? बॉडी इसको नहीं निकालती तब भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती, क्योंकि जो चीज़ जितनी रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए वो उतना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी चीज़ हो, देखो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। मतलब आदमी मोटा हो जाएगा अगर ज़्यादा खाना खा लेगा, बट वाइटामिन जो है ये स्टोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं? अगर ज़्यादा आपने ले लिए तो उनको बॉडी को बाहर रिलीज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्टोरेज होता है, बट ज़्यादातर जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन होता है वो बॉडी निकाल देती है बाहर। तो इसीलिए बॉडी को 90 मिलीग्राम मेन और 75 मिलीग्राम जो है वुमेन के लिए चाहिए। अब मिलता कहाँ से विटामिन सी? तो देखो आपको मिलता है अमरूद, मतलब कि जिसको हम जाम बोलते हैं, फिर नींबू है, लेमन है, ऑरेंज है, पपाया है, और जो ग्रीन आपका जो कोरिएंडर होता है, धनिया होता है, उससे भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो कि जहाँ से हम विटामिन सी को ले सकते हैं, ठीक। मार्केट में विटामिन सी के टेबलेट्स भी मिलते हैं, कई तरह के दूसरे सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, बट अगर हमें मान लो ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कोई डिफिशियंसी है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें नेचुरल जो भी रेमेडीज़ हैं, जो प्राकृतिक नुस्खे हैं या जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनसे उसको कवर अप करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर उनसे नहीं बात बन रही है तब फिर आप मार्केट से सप्लीमेंट ले सकते हो अपने डॉक्टर की एडवाइस पर, फाइन। तो अगर घरेलू चीज़ों से या फल आपके फ्रूट्स वगैरह है या और भी दूसरी हरी सब्जियां, इनसे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है देन तो वो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सप्लीमेंट्स में विटामिन सी तो है ही, बट साथ में दूसरी भी कई सारी चीज़ें होती है जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अच्छा, इससे सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है कि आपका डेली जो लाइफ है, जो रूटीन है, उसको आप अच्छा रखिए। भाई हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें आप अगर रेगुलरली खाते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको की कमी जो है कभी नहीं होगी। चलो, तो ये तो हो गई विटामिन सी की बात। अब एक और विटामिन है जो कि इंपॉर्टेंट है और वो आ सकता है, ठीक है, वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो देखो, तो विटामिन डी जो होता है उसका मेजर सिम्टम्स होता है वीक बोन्स, कमजोर हड्डियां अगर विटामिन सी की आप में कमी है तो आपकी जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो कैसी हैं? वो कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। छोटी सी भी चोट अगर आपको लग जाती है तो आपका जो बोन है वो फ्रैक्चर हो सकता है, आपका हाथ या पैर जो भी है वो टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी करता क्या है? विटामिन डी बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट करता है, मतलब हड्डियों को कैल्शियम पहुंचाने का काम करता है, एक तरह से हम ऐसा समझ सकते हैं। तो हड्डियां बनी कैल्शियम से ही हैं और मजबूत भी उसी से होती हैं। तो अगर कैल्शियम आपकी हड्डियों को मिलता रहेगा, बोन्स को सप्लाई होता रहेगा, तो वो बोन्स जो है वो मजबूत रहेंगी। और अगर वहाँ पर सप्लाई में अगर कुछ भी कमी आ गई तो मतलब हड्डियाँ क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। तो विटामिन डी जो होता है आपका वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है बोन्स के ऊपर। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो बोन्स जो है आपकी वीक हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ये उसका पहला सिम्टम्स होता है। दूसरा है वीकनेस। भाई जब बोन से वीकनेस हो गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको सारे जॉइंट्स से लेकर के पूरी बॉडी में जो है वो पेन होगा, या हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि बहुत थका थका सा आपको लग रहा है, सोने की इच्छा होगी, ठीक है। तो इस तरह की अगर कंडीशन बन रही है देन आप में विटामिन डी जो है वो कमी हो चुकी है उसकी, ठीक। फिर
अगला देखो वही चीज़ है, इम्यूनिटी जो है आपकी वो क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। भाई कोई सा भी विटामिन कम होगा तो इम्यूनिटी तो वीक होगी ही, क्योंकि अगर इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी सभी चीज़ों से पावर मिलती है इम्यूनिटी को। अगर प्रतिरक्षा तंत्र है तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है हर तरह के विटामिन, हर तरह का उसको पोषण चाहिए, तभी वो मजबूत रह सकता है। तो किसी भी विटामिन की कमी होगी तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़रूर वीक होगा। तो हम बात कर रहे थे विटामिन डी। विटामिन डी में सबसे पहला सिम्टम्स है वीक बोन्स का, हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा है वीकनेस, मतलब कमजोरी आना, शरीर के अंदर हमेशा थकान महसूस होना, नींद आना। फिर तीसरा है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी तो हमें पता ही है कि किसी भी विटामिन की अगर आप में कमी होती है तो इम्यूनिटी वहाँ से जो है आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अब देखो कि विटामिन सी जो है ये मिलता कहाँ से। विटामिन सी जो है आपका वो सनलाइट से आपको मिलता है, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर विटामिन सी जो है प्रिपेयर किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर सनलाइट अगर आप लंबे समय तक बंद कमरों में रहते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ स्टाइल आजकल हो चुकी है कि धूप में जाना लोग पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से इंडिया के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है, जबकि इंडिया बहुत गर्म देश है, ठीक है। बट क्या होता है कि हम बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। धूप में बॉडी को धूप मिलना भी ज़रूरी है। अगर धूप नहीं मिलेगी बॉडी पर, तो बॉडी को धूप नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, आपका विटामिन डी जो है वो कोलेस्ट्रॉल से आता है, ठीक है। मतलब जो आपकी सनलाइट है, जो सन की एनर्जी है, वो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी को प्रिपेयर करती है, और फिर विटामिन डी जो है आपका विटामिन डी वो कैल्शियम के डिपॉजिट का काम करता है, इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रेंथ देता है। फाइन। तो धूप में निकलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लंबे समय तक ऐसी बंद जगहों में या ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं पहुँच पाता है, तो आपके शरीर में इस तरह की कमियां हो सकती है, ठीक है। और इंडिया जैसे देश में 40% विटामिन डी के डिफिशियंसी के केस आते हैं, ठीक है। तो आप उसको रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सनलाइट में प्रॉपर जाए, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जिनको खाने से भी विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे कि मिल्क हो गया। भाई कैल्शियम होता है मिल्क के अंदर, मिल्क को लेने से मिल्क प्रोडक्ट जितने भी है, चाहे वो दही हो, पनीर हो, ठीक है, या फिर आपकी छाछ हो, उनको लेने से भी विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी को है मिलने लगता है, और उनको लेना चाहिए, ठीक। तो ये तो विटामिन सी और डी की बात हो गई, इसके इफेक्ट और इसके सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था हमारा कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। पूछा गया था कि व्हाट इज हार्ड वाटर, ठीक है। कठोर जल जिसको बोला जाता है वो क्या होता है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं हम कि कठोर जल, देखो जल दो प्रकार के हैं, एक मृदु जल मतलब सॉफ्ट वाटर, और दूसरा है कठोर जल मतलब हार्ड वाटर। अब ये होता क्या है, देखो सॉफ्ट वाटर जो है उस वाटर को बोलते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं है। इम्प्यूरिटी इन द सेंस कि किसी तरह का कोई सॉल्ट अवेलेबल नहीं है। भाई समुद्र के पानी को, सी वाटर को हम इम्प्योर मानते हैं, हम उसको गंदा मानते हैं, पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं, कई तरह के सॉल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट है, जल के कठोरीकरण के लिए उत्तरदायी जो लवण होते हैं वो किसके लवण होते हैं? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ठीक है। अगर जल के अंदर, पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मतलब सॉल्ट उपस्थित है तो वो जल कैसा होगा? वो जल जो है आपका कठोर जल होगा, ठीक है, कठोर जल होगा। अब कठोर जल क्या क्या होता है, उसको पहचान कैसे सकते हैं? क्योंकि भाई हम तो देखकर तो नहीं बता सकते कि कौन सा जल जो है कठोर है और कौन सा जो है वो मृदु है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो उसमें कैसे पता लगता है कि जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ मतलब साबुन के साथ झाग नहीं देगा, साबुन के साथ लेदर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है हार्ड वाटर? जैसे बोरिंग का पानी हो सकता है, आपके घर में ट्यूबवेल जो होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो कई तरह की आपकी जो चट्टानें होती हैं उनसे रिश्ता हुआ वहाँ तक पहुँचता है। पत्थर होते हैं, कई तरह की मिट्टी होती है अलग अलग तरीके की, तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं जो उन चट्टानों में और उन मिट्टी में उपस्थित होते हैं वो उस पानी में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी की हार्डनेस बढ़ जाती है या वो पानी हार्ड हो जाता है। देखो बारिश का जो पानी होता है वो सॉफ्ट होता है। अगर बारिश का पानी आप यूज़ करते हो तो वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट वाटर होता है क्योंकि वो प्योर होता है।
उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी इनका आयन प्रेजेंट नहीं होता है। बट आज के पॉल्यूशन के टाइम में उसमें भी सारी कुछ इम्प्योरिटीज आ गई है, एसिड रेन वगैरह हमने सब पढ़ी रखा है। तो बट हार्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बारिश का जो पानी है, वर्षा का जो जल है, वो मृदु जल होता है और आसानी से वो साबुन के साथ झाग देता है। ठीक क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे आयन अवेलेबल नहीं होते। जैसे ही वो पानी जमीन पर गिरता है, धरती पर गिरता है, देन उसमें ये सारी मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हार्ड वाटर ऐसा पानी जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित हैं, ठीक है, उसे हम हार्ड वाटर या कठोर जल कहेंगे। दूसरा सॉफ्ट वाटर, जिसमें ये सारे आयन प्रेजेंट नहीं है, उसे हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे। पहचान कैसे कर सकते हैं कि हार्ड वाटर जो है वो साबुन के साथ झाग नहीं देगा, सॉफ्ट वाटर जो है वो साबुन के साथ झाग देगा। दूसरा, आप इसको ऐसे पहचान सकते हो कि अगर आप सॉफ्ट वाटर का यूज़ करके कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो खाना बनाने में आपको आसानी होगी, आसानी से खाना आपका जो है बन जाएगा, कुक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्यूल आपका कम लगेगा। हमने देखा होगा ना कि कभी कभी बोरिंग के पानी में हमारा जो दाल होता है वो बनता नहीं है, ठीक है, वो अच्छे से जिसको हम बोलते हैं ना कि उबलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वाटर होता है और हार्डनेस की वजह से जो है कुकिंग में बहुत ज़्यादा आपको फ्यूल खर्च करना पड़ता है, आपको जो फ्यूल है, जो गैस है, उसकी कंजप्शन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है कि कुकिंग करने में अगर आपको आसानी से कुकिंग हो रही है तो मतलब कि वो सॉफ्ट वाटर है, और अगर कुकिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है मतलब कि वो कैसा वाटर है? हार्ड वाटर है। फाइन। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है, इसी में से एक और होता है, क्योंकि जो हार्डनेस होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, जिसे हम दूर कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं हार्डनेस को दूर करने के। पानी को उबालकर भी उसको सॉफ्ट किया जा सकता है, इवोपरेशन के थ्रू सॉफ्ट किया जा सकता है, या फिर आप उसको ऑस्मोसिस के थ्रू सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कई तरह से उसको सॉफ्ट किया जा सकता है, मतलब कठोर जल को मृदु जल बनाया जा सकता है। बट अगर उसमें कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, उस पानी में कैल्शियम सल्फेट की हार्डनेस है, तो वो हार्डनेस कैसी होगी? परमानेंट हार्डनेस होगी, मतलब स्थायी कठोर जल है वो, उसको आप सॉफ्ट अब नहीं कर सकते हो, वो स्थायी रूप से कठोर हो चुका है। ठीक है, बाकी के जो सॉल्ट है वो अलग अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से उनको हटा करके पानी को सॉफ्ट बना सकते हैं, मृदु बना सकते हैं। पर अगर उसमें कैल्शियम सल्फेट है देन उसको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते। फाइन, तो ये तो थी हमारे सॉफ्ट और हार्ड वाटर की बात। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन को कवर किया है। पहला पाश्चराइजेशन था, दूसरा था विटामिन सी, और तीसरा है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ये सारे ही क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में पूछे जा चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो, हो सकता है कुछ टॉपिक जो है वो टफ हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कल के लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं एसिटिलीन वगैरह के बारे में, तो वो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस वगैरह आ जाती है, तो स्टूडेंट्स उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो वो भी आने वाला है। आप जो इजी टॉपिक्स हैं उनको खूब पढ़ लो, बट जो टफ टॉपिक है उनसे भी तो क्वेश्चन आएंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि इजी टॉपिक पढ़कर ही आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो इसीलिए टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आप अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हर टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। भाई इंसान ही पढ़ते हैं, इंसान ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम लोग पढ़ सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए उससे क्विट ना कीजिए, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आसानी से समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। आप वीडियो को दूसरी बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़िए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगले लेक्चर में हम अगले 3-4 क्वेश्चन को कवर करेंगे।